बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा टीवी के साथ। नाज़रीन, 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया जबकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हुई। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सफारती महाज पर जो हुकूमत की सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे अपोजिशन को जो मुज़ाकरात की पेशकश की है इस हवाले से कितनी संजीदगी है, क्या वाकई कुछ नतीजा खैर जो है वो साबित हो सकती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सईद इलाही साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा साथ दे रहे हैं। कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिस्टर शाहिद साहब तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बेस्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर सईद इलाही साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें कम हुई, जंग के असरात भी काफ़ी हद तक जो है वो हम देख रहे हैं कि ज़ायल हो चुके हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो वहाँ तक नहीं है जहाँ से जंग शुरू होने के बाद से इजाफा होना शुरू हुआ था। क्या वजूहत हो सकती है? देखिए, जैसे आपने खुद ही बताया कि क्योंकि तेल की तरसील जो होती है एक लंबा अमल है। तेल की कीमत कम होने के बाद जो तरसील होती है, सप्लाई लाइन जो होती है, उसके मुताबिक कीमत में कमी और बेशी होती है। लेकिन आप देखें कि 70 रुपये पहले कम कर दी गई थी और अब काफ़ी कीमत कम हुई है। और हुकूमत का ये इरादा है, प्रोग्राम है कि अगले चंद दिनों में पेट्रोल को निचली सतह पर लाना है और बिल आखिर 200 के अराउंड पर लीटर पेट्रोल की कीमत करनी है। ऑल्दो बजट में उन्होंने डॉलर के लिए 270 के करीब कीमत रखी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो कोशिशें हो रही हैं उसमें डॉलर की प्राइस भी काफ़ी नीचे आ जाएगी। और ये तमाम चीज़ें उसी वक्त मुमकिन हैं जब जो आलमी मुख्तलिफ इस वक्त सूरत हाल से हम निकल आएंगे, जो वक्त बहुत दूर नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें फैसला कुन मरहले में आ गई हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी जो दोस्त ममालिक हैं वो भी मैदान में आ गए हैं ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत किया जा सके। जहां सफारती महाज पर अल्लाह ताला ने हमें बेमिसाल कामयाबियां अता की हैं, मेरा यह ख्याल है कि जो मईशत है उसके लिए भी हुकूमत भी कोशिश कर रही है और बैरून मुल्क दोस्त भी कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ हुकूमत में मौजूद लोग हैं उन्होंने भी पूरी भरपूर कोशिश की है। और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान सबका है, इनके लिए कि मईशत को बेहतरी के लिए तमाम मनसूबे बरूए कार लाए जाएं। लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो हमारी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जिसके बारे में IMF और दीगर इदारे भी कह चुके हैं कि वो भी ज़रूरी है, और गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं हुकूमत के, उनमें कमी से भी बहुत बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल सही। कादिर मंदोखेल साहब, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कहा यह भी जा रहा है कि ये ऑयल कंपनियों का दबाव है, इस वजह से पेट्रोल की कीमतें जो है वो बरकरार रखी गई हैं, या आप समझते हैं क्योंकि माशी मजबूरी है? नहीं, देखिए, डॉक्टर सईद इलाही साहब जो है ना, वो उनकी मजबूरी है अपनी पार्टी को डिफेंड करना। नहीं तो अगर इनको दिल पे हाथ रख के इनसे पूछो तो ये भी बेबस नजर आएंगे। और ये जो आदाद शुमार से बता रहे हैं कि 200 तक पेट्रोल आएगा, ये भी मेरे ख्याल में किसी ने कान में नहीं बोला है। ऐसे ही हम और आपको जो है ना वो बेवकूफ बनाने के लिए ये बातें कर रहे हैं, वरना कोई दूर दूर तक नजर नहीं है। बाकी जो तरसीद मरसीद का जो ड्रामा है वो तो शुरू में फ्लॉप हो गया। आपको याद होगा कि जब 255 रुपए पेट्रोल था और अभी ईरान और अमेरिका का जंग शुरू होते ही उन्होंने जो है ना वो 124 रुपए बढ़ा दिए है। इस वजह से कि क्योंकि पेट्रोल कंपनी के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, और क्योंकि यही सवाल आ गया था ना कि भाई आपने तो पेट्रोल सस्ते दामों में खरीदा है तो 124 रुपए कैसे बढ़ा रहा है। तो जवाब ये पैदा किया है कि चूंकि हमारा पेट्रोल जो कंपनी है उनके साथ मुआहदा हुआ है कि आगे जाके पेट्रोल जब महंगा होगा तो ये मजीद महंगा नहीं करेंगे, इसी रेट पे चलाएंगे। और फिर आपने देखा कि वो चीजें जो है ना मजीद भी महंगा हो गया। फिर जब सस्ते होने की बात आई तो वो जो एक एक हफ्ते का जो शेड्यूल था उसको भी जो है ना वो खत्म कर दिए। अभी ये हुक्म सानी जो है ना ये रेट चलेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 5 साल का हिसाब तो जरूर, ईरान का जंग था, ईरान पे पाबंदी थी, तो वो 255 रुपए तक 2 महीने पहले पहुंचा था। मगर मैं ये कहूंगा कि 140 से जब ये बढ़ा तो शहबाज शरीफ साहब 5 बजट पेश कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें भी उसको खत्म करना चाहिए। और फिर दूसरी बात, क्या आपको और मुझे नहीं पता कि आज भी पाकिस्तान के तमाम पंपों पे ईरान का पेट्रोल डीजल जो है ना वो बिक रहा है।
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ایک معصوم جوڑے کو جو نا وہ قتل کیے ہے بلوچستان میں، مگر آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی پیٹرول ڈیزل کی گاڑی کو کسی نے ہاتھ لگایا، کیونکہ انہی وہ لوگوں کے رحم و کرم سے وہ چل رہا ہے، اور نہ عوام کو فائدہ نہ حکومت کو فائدہ، بس یا تو وہ اسمگلر اور دہشت گرد فائدہ اٹھا رہا ہے یا پیٹرول پمپ مالکان اٹھا رہے ہیں. اور یہ پیٹرول جو ہے نا یہ لاہور تک جو جا رہا ہے، اسلام آباد کے پمپوں میں جا رہا ہے، کراچی کے پمپوں میں جا رہا ہے، پورے پاکستان میں جا رہا ہے صرف. اور حیرت والی بات آپ کو بتاؤں، میری ابھی کل ہی بات ہوئی ہے میرے آبائی علاقہ ہے زوب وہاں پہ، کہ بھائی پیٹرول کتنے میں مل رہا ہے؟ تو کہنے لگا 310. تو میں نے کہا کیوں؟ وہاں تو ایرانی مل رہا ہے، پاکستانی تو آئی نہیں ہے. بولا ایرانی 310 میں مل رہا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لو پاکستانی پیٹرول تو وہاں ہے ہی نہیں، جو ایرانی ہے وہ بھی 310. جبکہ وہاں ٹینکر کے ذریعے آج بھی پورا پاکستان کی مارکیٹ اگر آپ دیکھ لیں، سریا وہاں سے جو آ رہا ہے آپ کا ایران سے، لسی وہاں سے آ رہی ہے، آپ کی بیکری کا آئٹم سارے وہاں سے آ رہا ہے، آپ کی ہر چیز وہاں پہ آ رہا ہے. پاکستان کے تمام بیکری میں آپ کو ایرانی آئٹم ملے گا، مگر مجال ہے کس حوالے سے کوئی توجہ دی گئی ہے یا کوئی. اور پھر دوسری بات، ایران کے اندر پاکستانی روپے کے مطابق 2 سے 3 روپے لیٹر ہے. اور اگر یہ جو آج جو یہ اسمگلر مافیا، دہشت گرد مافیا جو نام دیتے، وہ جب یہ ڈیزل پیٹرول لا رہا ہے پاکستان کے مختلف پمپوں میں سپلائی کر رہا ہے، اور ظاہری بات ہے بیچ میں جو چوکیاں ہیں وہ سارا ان کا اپنا حساب کتاب ہوگا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کو روکنے کی بجائے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج چونکہ پاکستان ایک بڑا کارنامہ کیا ہے فیلڈ مارشل کے سر پہ، یہ تاج جو سجا ہوا ہے، چاہے وہ جنگ کا یا سفارتی اسے، اور یقیناً سیاسی لوگوں کو بھی اس میں وہ ہے ہاتھ ہے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، زرداری صاحب، بلاول صاحب، عمران خان صاحب ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، اور باقی چھوٹی موٹی پارٹیاں. کیونکہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں تمام سیاسی پارٹی نے ہمارے اختلاف کے باوجود، اندرونی اختلاف کے باوجود، حکومت کی اس کاس کو کسی نے جو ہے نا وہ غلط نہیں کیے یا اس کو نیگیٹو نہیں لے گئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ ایرانی پیٹرول ڈیزل جو آج میں اسمگلر لا رہا ہے، تمام اخراجات ڈالنے، کیونکہ میرا تعلق اسی صوبے سے ہے، اور وہ تقریباً آپ کو زیادہ ٹرانسپورٹیشن اخراجات سمیت آپ کو 50-60 روپے سے اوپر نہیں پڑ رہے. تو کیوں 300 روپے بیچ رہے؟ اور کیا یہ حکومت ان پیٹرول پمپ کمپنی کے ہاتھ بلیک میل ہوئی ہے یا ان کا حصہ ہے؟ کیا ہے مطلب؟ راز تو بتا دے. 124 روپے آپ نے بغیر سوچے ان کو دے دیے، اور آپ نے یہ کہا، وزیر پیٹرولیم کا بیان ہے، یہ میرے اور ڈاکٹر صاحب کا بیان نہیں ہے، انہوں نے کہا ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ آگے جنگ چڑھے گا تو پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا. تو اب کون سی موت پڑ گئی؟ اب تو جنگ بھی ختم ہو گیا، اور پھر ہمارا پیٹرول کون سا ٹیکس کے ذریعے آ رہا ہے؟ ہمارا تو ویسے بارڈر کے ذریعے آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور میں آپ کو ابھی پچھلے دنوں کا اعداد و شمار بتاؤں، اس 2 مہینے کے اندر 255 سے لے کے 400 تک جب حکومت نے پیٹرول ڈیزل بڑھایا تو 2700 ارب جو نا عوام کے خون چوس کے حکومت نے کمایا. اور پھر آج بھی انہوں نے جو نا وہ کل رات جو انہوں نے مزید کم کرنا تھا، لیوی مزید بڑھا دی. اور یہ لیوی کون سا ڈرامہ ہے؟ یعنی جو جی ایس ٹی ہوتا ہے تو اس میں تمام صوبوں کا حصہ ہوتا ہے. یہ لیوی ایک نیا ڈرامہ ہے جو صرف وفاق جو نا اڑپ کرتا ہے، کسی صوبے کو حق نہیں دیتا ہے. ایون کے NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کے پیسے بقایا جاتا ہے. اور یہ لیوی کا جو ڈرامہ ہے، یہ چیزیں جو نا میں یہ کہوں گا کہ یہ صوبوں کا حق ہے اور تمام صوبوں کو دینا چاہیے. اور پھر آپ نے جو سوال کیے بالکل درست آپ نے کہا، معیشت چل نہیں رہی ہے، کارخانے بند پڑے ہوئے، ایکسپورٹ جو نا وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کا جو نا وہ جو اوورسیز کے پیسے آ رہے ہیں یہ انہی کے ذریعے اکاؤنٹ میں. وہ اوورسیز کے پیسے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سارے مل کے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے تو میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا. میں کروڑ پتی کیسے ہوں گا؟ تو آپ کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں. تو وہ جو اوورسیز کے پیسے ہیں اسی کے ذریعے حکومت جو نا اپنا جو حکومتی مشینری ہے، وہ جو ایکسپورٹ ہے یا وہ جو ایلسی ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے سارا کرے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹوٹلی حکومت مشینری، حکومت کا فنکشن، حکومت کے ایکسپورٹ، حکومت کے جو نا وہ انکم. اور پھر دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، آج ہی ہمارے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے اعداد و شمار دیے کہ اس وقت بہار کے جو نا وہ 23,000 ملازمین ہیں، اور 23,000 ملازمین نے ریکوری کیا ہے. 1,000 گاڑیاں دینے کے باوجود جو نہیں، آپ کو یاد ہے سینٹ میں شور بھی مچا تھا، انہوں نے ٹوٹل 1200 جو نا وہ ریکوری کی ہے، 1200 ارب. اور خود خواجہ آصف کو رانا ثناءاللہ کا یہ بیان ہے کہ یہ 1200 ارب جو ریکوری کی ہے بہار نے، اس سے زیادہ جو نا وہ اپنے جیبوں میں ڈال چکا ہے. جبکہ سندھ میں یا جو سندھ بورڈ آف ریونیو ہے، رائٹ سر، بالکل ٹھیک، 368 ملازمین کے ذریعے
वो 70% रेवेन्यू जो जनरेट कर और पाकिस्तान को दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, वापस आपकी तरफ आते हैं, उस पर मज़ीद भी बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, आप भी यही समझते हैं कि ऑयल कंपनीज का दबाव है जिसकी वजह से तेल की कीमतें यहीं पर रुकी हुई हैं? और दूसरा अहम सवाल, जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि महंगाई का एक तूफान आ जाता है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं कि क्या कुछ उनमें कमी आई है, कुछ महंगाई जो है वो कम हुई हो, जो अशिया खुरोनोश, जो किराए, जो बाकी सारे मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच उसामा साहब, आपने शो में मदऊ किया। डॉक्टर सईद इलाही साहब की बात सुनी, सवाल कुछ और था, जवाब उन्होंने कुछ और दिया। क्या करें, कुछ डिफेंड करने के लिए हो तो डिफेंड कर पाए ना। समझ नहीं आती मुझे कि देखें, गवर्नेंस का इशू तो इस गवर्नमेंट का रहा है हमेशा से, और गवर्नेंस के ऊपर ये टोटल फेलियर है। कादर खान मंदोखेल साहब मतलब ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं, सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती हैं। लगता है कि इनको को अवाम का दर्द है, लेकिन शायद इनकी बात इनकी अपनी जमात नहीं सुनती, क्योंकि जो बातें ये यहाँ पे टीवी पे बैठ के कर रहे हैं ये हम पार्लियामान के अंदर नहीं सुनते। इनकी जमात के मुंह से इनके मामलात होता ये है जो हमें पता लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं मैंने बजट स्पीच नहीं करनी, मुझे नाराजगी है। और फिर जो है ड्राइंग रूम में बैठ के शहबाज शरीफ साहब की और उनकी आपस में कोई डील होती है जिसको अवाम से पोशीदा रखा जाता है कि बजट के अंदर कोई इस तरह के मामला थे, क्या गरीब की कोई बात थी? अगर गरीब की बात होती तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल पार्लियामान के ऊपर आकर बात करते ताकि सारी दुनिया को पता लगता, और फिर ये साथ कहते कि भाई अगर ये बातें गरीब के हक के अंदर आपने नहीं मानी तो हम इक़्तिदार छोड़ देंगे, हम आईनीयत ओहदे छोड़ देंगे, हम इस हुकूमत को जो बजट है, मनी बिल है, इसके ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे और ये हुकूमत गिर जाएगी। कहीं पे तो कादर खान मंदोखेल साहब, आप या आपकी पार्टी मीडिया के अलावा भी प्रेशर एक्सर्ट करे कि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। अब जो बात आई आपकी तेल की, देखिए वो सैक जो एक हमारे यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने एक मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उस मीटिंग का नतीजा ये निकला कि आज जब $72 के ऊपर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ गई हैं इंटरनेशनली, जो 8 फरवरी से बहुत नीचे, 8 फरवरी को $28 थी, आज 72 आई। और फिर इसी हुकूमत का एक बनाया हुआ प्रोग्राम था जिसके अंदर ये आफ्टर एवरी 15 डेज ये जो है प्राइस इसको एडजस्ट करते थे। अब वो तो कैबिनेट से अप्रूवल हुई थी, लेकिन ये जो 7 दिन के बाद एवरी फ्राइडे, क्या इसकी कहीं पे कैबिनेट की अप्रूवल है? क्या आज जंग का वो दौर गुजर गया तो 15 दिन का वो प्रोग्राम दोबारा इंटैक्ट नहीं हो जाना चाहिए था, इनफील्ड नहीं हो जाना चाहिए था? इस हुकूमत का जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है या जो अकाउंटेबिलिटी है विद इन द इंस्टीट्यूशन, वो बड़ी कमजोर है, और ये उसके सामने तो जवाबदेह है नहीं, क्योंकि इनको वहां से कोई टफ टाइम मिलता नहीं, और जिसकी वजह से टफ टाइम मिलता है उसको उसकी जब आवाज आती है ऑपोजिशन लीडर की तो उसकी आवाज उस वहां पे मीडिया ब्लैकआउट कर दिया जाता है ताकि अवाम को पता ही न चले कि अवाम की बात कौन कर रहा है। तो सरासर देखें, अब 120 रुपए लेवी है। लेवी क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेशन में आता नहीं। और फिर आप एक बहुत बड़ा बवेला हुकूमत वक्त जो है वो अलापती है कि जी सिर्फ 30 लाख हैं टैक्स पेयर पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे ये बता दें कि ये जो लेवी आप ले रहे हैं कि ये टैक्स नहीं है? क्या हर आदमी जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा है, जो एलपीजी या सुई गैस ले रहा है, वो क्या ये टैक्स, ये लेवी, ये जीएसटी, ये इनकम टैक्स, ये सारा कुछ पे नहीं कर रहा? तो अगर वो पे कर रहा है तो इसका मतलब है 25 करोड़ अवाम टैक्स पेयर है, और टैक्स नेट आपका बहुत वसी है, लेकिन आपके शाहाना खर्चे इतने हैं कि आप इस इनकम के अंदर गुजारा कर नहीं पा रहे, और उसका आप डायरेक्ट बोझ अवाम के ऊपर डालते हैं लेविस की शक्ल के अंदर। कि आज अगर देखा जाए तो 8 फरवरी से पहले जो 260 रुपए की लीटर पेट्रोल था उसकी उस जगह पे आ जाना चाहिए था। अगर उस रात 11 बजे जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम के ऊपर 150 रुपए का बम गिरा सकते थे, तो क्या आज रिलीफ देने के लिए 100 रुपया कम नहीं कर सकते थे? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मैं यही तो सवाल कादर खान मंदोखेल साहब से है, वो तो छोड़ दे, हुकूमती जमात है कि आप बैठे हैं वहां पे, आप मीडिया के ऊपर आकर बात करते हैं, आप क्यों नहीं पार्लियामान के अंदर
बैठते और सरापा एहतजाज हो जाते कि नहीं भाई जब तक ये लेवी खत्म नहीं करोगे तब तक हम पार्लियामान के किसी इजलास में नहीं बैठेंगे, हम ये मनी बिल जो है इसको मंजूर नहीं होने देंगे, तो फिर तो कोई रिजल्ट भी निकले। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, आप रल मिलके इस मुल्क के अंदर लुट्टो और फुट्टो की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, आप इम्यूनिटीज ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे आपके पास हैं, बड़े बड़े कॉन्वॉयज आपके पास हैं, आपके चेयरमैन सेनेट 10 करोड़ रुपए की गाड़ी लेते हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टर 11 करोड़ रुपए का जहाज लेती है। तो इस तरह तो सर लेविस लगा के आप पेट्रोलियम की जो है वो टैक्स अवाम के ऊपर डाल के उनको रिलीफ दिए बगैर आप खाते रहेंगे पीते रहेंगे, कोई पूछने वाले नहीं। बिल्कुल सही है डॉक्टर सईद इलाही साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। आप सारी बातें तो मेरे ऊपर की है, तो मुझे जवाब देनी इलाही साहब के बारे में तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। सईद इलाही साहब आप इजाज़त देते हैं, मंदोखेल साहब पहले रिस्पॉन्ड कर दें फिर। जी कादर मंदोखेल साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर साहब को मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आप 11 करोड़ की या 10 करोड़ की गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई आपका जो चेयरमैन है वो तो इस्लामाबाद के अंदर जहाज में एक दफ्तर से घर से दफ्तर जा रहा था, वो बातें भूल गए आप अल्लाह के बंदे। और ये गाड़ी पहले से बुकिंग की थी, पहले से। आप यकीन करेंगे जब ये गाड़ी की बात थी तो पहले दिन मैंने मीडिया पे उनकी मुखालफत की, और आज भी कह रहा हूँ ये गाड़ी वापस करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नंबर एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हाँ पार्लियामेंट में बात नहीं करेंगे महंगाई के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, लेवी के ऊपर। आप जब भी सुने हमारी तर्जमान शाजिया मरी साहबा, हमारे दूसरे एमएनए हमेशा बात करते हैं। आप यकीन करेंगे कि हुकूमत के जनाजे को कंधा हमने जरूर किया हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, मगर अपोजिशन का किरदार भी हम ही अदा कर रहे हैं। जहां जहां आवाम के मसाइल है, आप बजट देख ले, बजट के ऊपर बेनजीर इनकम सपोर्ट का पैसे हमने बढ़ाए, मुलाजमीन के तनख्वाहें जो कि न होने के बराबर है वो भी हमने किए है। आपने क्या किया? खान को रिहा करो, खान को रिहा करो। अब वो तो नारा भी आपने छोड़ दिए, अब तो कह रहे खान से मुलाकात को। खान के अलावा आपका मुतालबा क्या है? आज जो हमारे सूबाई वजीर ने आदाब शुमार पेश किए, आप यकीन करेंगे यहाँ सिंध में, कराची में आपके पख्तूनख्वा से लाखों के तादाद में खैरपुर अस्पताल आ रहे हैं और कराची आ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं इलाज के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए। आपने 12 साल से जो आप टीटीपी को बतक देके आप हुकूमत चला रहे हो, आपका नाम नामान है, न रोजगार है, न सेहत है, न कुछ है, न कुछ है। लेकिन सवाल ये है, मैं दोबारा क्यों नहीं, आप दोबारा आपको बारी नहीं मिलेगी ना। अपन बात ये है कि जो बातें आप कर रहे हैं कि आप हुकूमत से अलग हो जाए। मैंने कहा ना कि हुकूमत को हमारी जरूरत नहीं है, इसमें बार बार कहता हूँ, पहले दिन से कहता हूँ, हुकूमत के पास बजट के लिए खास तौर पे सिंपल मेजॉरिटी जरूरत है। 169 वोट, हुकूमत के पास 170 डायरेक्ट एमएनए है, मुस्लिम लीग नून के 30-40 लोग आपके अंदर मिले हुए। ये मैं नहीं करूं, ये आपका शौकत यूसुफजई साहब ने मेरे साथ एक शो में कहा है। हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है। अभी आप अगर ये कहेंगे हम आईनी ओहदे छोड़ दे, फिर आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। बाबा आपने तो कमेटियों छोड़ दी है, स्टैंडिंग कमेटी से आपने रिजाइन कर दी है, उसके बाद असेंबली में है क्या नारेबाजी? राइट सर मैं सईद इलाही साहब की तरफ, मैं सईद की टिकट आप पूरे ले रहे, सारे मसले ले रहे, खान से मुलाकात नहीं करा सकते, उसके लिए आपने कोई इस्तीफा नहीं देना है। बिल्कुल ठीक है। मैं सर वापस आपकी तरफ आऊँगा। आपने जवाब सोचना है इसका कि BASP के तहत 5,598 खवातीन एक मर्द की बीवियों के तौर पर रजिस्टर्ड थी। ये झूठ है, इसकी तरदीद आ चुकी है, ये सोशल मीडिया पे इसकी तरदीद आ चुकी है। सोशल मीडिया नहीं, चैनल पे आया था। मैं चैलेंज करता हूँ 89 न्यूज को कि अगर ये साबित करते तो जो जुर्माना मेरे ऊपर लगाना चाहिए, लेकिन खामखा अपने न्यूज का जिनाती में इसकी तरदीद आ चुकी है, उसकी सारी चीजें हो चुकी है। और ऐसा चीजें हो ही नहीं सकते कि नादरा का रिकॉर्ड हमारा दुनिया में मशहूर है। नादरा के जो है ना वो इंतजामिया मुझे ब्रीफिंग दे चुके हैं जब मैं कमेटी का चेयरमैन था। ये दुनिया में तकरीबन 6-7 मुल्कों में उसके पासपोर्ट और इमिग्रेशन नादरा ने कंपटीशन में ली है। तो ऐसा नामुमकिन है कि 5,558 लोगों का एक ही स्टोर और नादरा स्टोर है वो। ओके सईद इलाही साहब, सर आप रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर अगले टॉपिक पर चलें जिस पे मुझे जानना आपसे ये दो बातें कहना चाहूँगा कि हमारे जो लोग तशरीफ लाते हैं प्रोग्राम में, असल में हर आदमी एक एहतजाज तो करता है, मुखालफत भी करता है और मनफी रवैया भी अख्तियार करता है, क्योंकि उसको लोग ज़्यादा सुनते और पसंद करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इस वक्त ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मनफी बातें करें, मुखालफत करें
کچھ باتیں ملک کی بہتری کے لیے تجاویز بھی پیش کرنی چاہیے، اور جو کام اچھے ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو برے ہیں ان پہ تنقید کرنی چاہیے۔ ابھی بات جو میرا خیال میں ایک بات تھی جس پہ تقریباً سب نے اتفاق کیا کہ حکومتی اخراجات جو ہیں اور اسٹرکچرل چینجز جو ہیں وہ وقت کی آواز ہیں۔ دیکھیں پریزیڈنٹ ہاؤس کا جو بجٹ ہے وہ بھی تقریباً 2 بلین ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کا 2 بلین ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ اخراجات ہیں۔ گاڑیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور گاڑیاں صرف چیئرمین سینٹ کی ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے افسران کی جو گاڑی ہیں 2-4 کروڑ کی گاڑی ہے، اور بہت زیادہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، دفتر خرچے بل، تو میرا خیال ہے یہ تو ایک ضروری اہم اقدام ہوگا کہ اس پہ کنٹرول کیا جائے اور اسٹرکچرل ریفارمز کی جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو پیٹرول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو میں نے بات کی تھی 200 والی، اس میں کیونکہ جب بھی حکومت کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں توجہ دی جا رہی ہے اور پلان کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کو 200 کے راؤنڈ میں لے آیا جائے، اور ڈالر کو بھی 250 اور 200 سوا 200 250 پہ لایا جائے۔ تو یہ چیزیں ایک دم کرنا تو ممکن نہیں ہوگی، لیکن یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اور بیرونی امداد ہے اور دوستوں کا تعاون ہے، اس سے ہم اپنے اہداف پوری طرح اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو یا پی ایم ایل این ہو، حکومت میں جو بھی پارٹیز موجود ہیں وہ ایک اتحاد کا حصہ ہے، اور مختلف معاملات پر ان میں افہام و تفہیم اور اتحاد ہوتا ہے، اور اسی پہ اسٹریٹجی ایوالو ہوتی ہے، اور بڑے بڑے مسائل پہ زرداری صاحب یا ایون ایم کیو ایم کے مقبول صدیقی صاحب، نواز شریف صاحب، یہ سارے مشاورت بھی کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ مندوخیل صاحب نے کہا تقریروں میں مخالفت ہوتی رہتی ہے، ایم این اے ایم پی یہ مخالفت کرتے ہیں اور بات بھی کہتے ہیں، لیکن بالآخر کیونکہ یہ سب اس وقت حکومت میں ہیں، اس لیے جب حکومت میں ہے تو ان کی منزل اور اہداف بھی ایک ہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ملک کی ترقی، پاکستان کی بقا، پاکستان کا دفاع، ان سب چیزوں پہ ہم متحد ہیں اور متحد رہنا ہوگا۔ اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو اختلاف ہے وہ ہمارے قانون کا، آئین کا، جمہوریت کا حسن ہے، اور ہمیں وہ سننا ہے، لیکن بالآخر اکٹھے ہو کر ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ میری آج بھی یہی اپیل ہے اپنے دونوں دوستوں سے، مہمانوں سے، کہ مخالفت بجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشاورت اور اس کے علاوہ مشورہ بھی، اور حکومت کی جو اچھے اقدام ہیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس کے مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی بات ہو رہی ہے، اس میں کتنی سنجیدگی ہے؟ کچھ نتیجہ خیز چیز سامنے آئے گی اس دفعہ؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سیاست میں یا دشمنی میں یا دوستی میں یا جنگ میں بالآخر مذاکرات ہی ہوتے ہیں، اور میز کی جو مذاکرات ہیں انہی سے معاملات طے ہوتے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں کسی پارٹی نے، میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں تمام پارٹیز کی بات کر رہا ہوں جس میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سب شامل ہیں، جب بھی انہوں نے جمہوریت کا راستہ چھوڑ کر غیر جمہوری راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی یا تشدد کی سیاست کی تو اس کے نقصانات ہوئے، اور وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کب ہوا، کیسے ہوا، پھر سب لوگ واپس کیسے آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جس نے تشدد کا راستہ اپنایا تھا، غیر جمہوری روایات کو فروغ دیا تھا اور ایک پورا محاذ بنا کر ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اگر وہ راہ راست پہ آ جائیں، میز پر بیٹھ جائیں، اور جس طرح مندوخیل صاحب نے کہا کہ سوائے عمران خان کی رہائی کے اور کوئی مطالبہ آج تک سامنے نہیں آیا، لیکن اگر ان کی رہائی کے علاوہ باقی جو مطالبات ہیں ان کی بھی فہرست پیش کر دی جائے اور ایک ایجنڈا طے کر کے میڈیا میں دیا جائے اور اس پہ پھر پبلک ڈیبیٹ بھی ہو، تو میرا خیال ہے بہت بہتر نتائج سامنے آ جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ بیرسٹر صاحب بال آپ کی کورٹ میں ہے سر، اگر آپ اس پہ سنجیدہ ہیں تو مذاکرات اور باقی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کہ تھوڑی سی بات پہلے مندوخیل صاحب نے کی۔ مندوخیل صاحب کلیم کرتے ہیں، ان کا اپنا سیلف کلیم ہے کہ دے آر اپوزیشن، دے آر ریئل اپوزیشن۔ پاکستان کے کسی وہ کہتے ہیں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نہیں وہ تو بھائی اتحاد کا حصہ ہے، اپوزیشن ایسا نہیں ہے۔ جی ذرا مندوخیل صاحب سے پوچھ لیں۔ مندوخیل صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ آپ کا نعرہ تھا عمران کو رہا کر دو، وہ نعرہ بھی چھوڑ دیا، اب تو ایران سے ملاقات کراؤ۔ ہم ہی تو ہے جو حکومت کے جنازے کو بھی کندھا دیے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرے، عوام کے مسائل اٹھا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے جنازہ سب کا اکٹھا ہی ہے۔
मंदोखैल साहब जनाजा सबका इकट्ठा ही है, अकेला एक का नहीं है भाई देखिए, जनाजा ही है ना, और क्या है ना, मनीषा आप बेटी भी जनाजा ही कहूंगा, और क्या शामिल हैं। कहूंगा। आप जरा मुझे टाइम देंगे जी दोनों जी सर। साहिबान? जी प्लीज। सर गुजारिश ये है, देखें ये ही अगर हिकमत अमली 1977 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनाई होती कि सिस्टम को कंधा देना है, तो बड़े आराम से जिया के साथ डील करते और फांसी पे ना चढ़ते। वो शहीद जमहूरियत आज इसीलिए हैं कि वो नजरियाती थे, नजरिए के ऊपर अड़ गए और उसके बाद जान से भी जाना पड़ा, चले गए। आज इशू ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि ये ऑपोजिशन के अंदर आना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी जितनी सिंध गवर्नमेंट है, इनकी जितनी इनके पास इम्यूनिटीज हैं, जितने ये मतलब जो है वो इम्यूनिटीज एंजॉय कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, ये छोड़ना नहीं चाहते। ये आकर मतलब ऑपोजिशन का रास्ता तो खुला है ना जी। आज देखिए इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि आज जो है लेवी जो है 120 रुपए है। क्या ये वजह काफी नहीं है कादर खान बंदोखैल और उनकी पार्टी के लिए कि वो हुकूमत से अलहदा हो जाए, या उनसे कहें कि जी ये 120 रुपए लेवी आप खत्म कर दें, 200 रुपए के ऊपर ले आए पेट्रोल या डीजल को? तो मेरा ख्याल है कोई मुजाहिका नहीं है। आज इनका नारा था, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। क्या इनके लिए आज ये बेस काफी नहीं है कि आज खत्ते गुर्बत जो है वो बढ़ गई है, 21 से 29% पे चली गई है। आज 12 करोड़ अवाम पाकिस्तान की हते गुर्बत की लकीर से नीचे है। क्या इनके लिए वजह काफी नहीं है कि 36 रुपए का यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का? इनके लिए ये वजह काफी नहीं है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं? क्या इनके लिए ये वजह काफी नहीं है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई, इकोनॉमी आपकी 2.5% से ज्यादा जीडीपी ग्रो कर नहीं रही और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी 2.5 है? तो हर वो वजह मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर नजरिए को देखें कि ये हुकूमत से अलहदा हो जाए, लेकिन ये नहीं होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको इकट्ठा किया गया। और इसी के ऊपर ही जो आपने आगे बात की मुशावरत की, देखिए हुकूमत बारहा ये कहती रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती रही, कोalition जमातें भी कहती रही, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आकर कहा कि जी इमरान खान के। जी बैरिस्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बैरिस्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राइट जी, एक ब्रेक पे जाते हैं बैरिस्टर साहब, आप फिर अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।